आ जाइए, इधर आइए भाई सभी। बस अब बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे सभी। देखो कहानी कुछ इस प्रकार है कि साइंटिस्ट आपस में काम कर रहे थे। किसी ने बोला, एक रूल चल रहा था उस समय जीवन में सबके, और लोग उसमें खूब बढ़िया तालियां बटोर रहे थे। उसका नाम था लाइक डिजॉल्व लाइक। सबको पता है ना, लाइक डिजॉल्व लाइक और अनलाइक डिजॉल्व अनलाइक। कंसर्न ये है कि उनका कहना ऐसा था कि एक जैसी स्पीसीज के अंदर अट्रैक्शन होगा और डिफरेंट स्पीसीज के अंदर क्या होगा बेटा जी, रिपल्शन होगा, ऐसा कहना था। अब बहुत ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। 2-4 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आए, उन्होंने तरीका बताया कि आप कैसे पता लगा लेंगे देखते ही कि कंपाउंड में डिजॉल्वेशन होगी या नहीं होगी, दो कंपाउंड में। तो उन्होंने बोला कि देखो आप ऐसा मानो, आप स्पीसीज को ना पोलर पता कर लो बस, और पोलर इन पोलर डिजॉल्व हो जाएगा और पोलर इन नॉन पोलर ये डिजॉल्व नहीं होगा। ऐसा कह दिया इन्होंने कि भैया यहाँ तो डिजॉल्वेशन पॉसिबल है और यहाँ ये डेटा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कहकर चल रहे थे, और ये डेटा तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने कक्षा 8th में पढ़ा होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, अनलाइक डिजॉल्व अनलाइक। तो मुद्दा आएगा यार, ये पोलर कैसा पता लगाएं और ये नॉन पोलर कैसे पता लगाएं, ठीक है। तो उस समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉली का जोर था। तो पॉली ने बोला, अरे ये कितना सिंपल है, आप एक काम करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आ जाए वो हो जाएगा नॉन पोलर, और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 ना आए वो हो जाएगा पोलर। अब लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी कि भाई इतना बड़ा साइंटिस्ट कह रहा है तो सही होगा, और बिना एग्जाम्पल के तो भाई साहब बात करते नहीं थे। इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, देखो कितना सिंपल है। इन्होंने बोला देखो I2 ले लो, आप Cl2 ले लो, आप Br2 ले लो, और आप जो है F2 ले लो। तो हर केसेस के अंदर आप देखोगे आई, आप क्या कहोगे, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। जब डिफरेंस कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, 0। तो देखा, मैंने तो पहले ही बोला था कि दिस इज नॉन पोलर। ऐसा कह रहे थे भाई, लोग तालियां बजाने लगे कि वाह महान साइंटिस्ट, इनकी पूजा की जाए। तो जैसे ही पोलरिटी के बारे में बात की तो इन्होंने बोला कि देखो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं होगा तो उसी स्पीसीज का नाम क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। बोलो शब्द समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या आपको पोलर और क्या आपको नॉन पोलर के बारे में डेटा समझ में आया? कैसे आप पोलरिटी, कैसे आप नॉन पोलरिटी के बारे में बात करते हैं? क्या ये फंडामेंटल और बेसिक और लॉजिकल इम्पैक्ट क्लियर है सभी को? आप कहेंगे सर बातें बिल्कुल बेसिक है और क्लियर है, सिरे से क्लियर है। तो बहुत ध्यान से देखना वैभव और सीखने की कोशिश करो अचिंत। ध्यान से देखो, इधर देखेंगे सभी। तो पोलर नॉन पोलर के बारे में चर्चा चल रही थी। फिर किसी ने बोला कि देखो यार तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, नाम है BF ऐसे। अब बताओ बोरॉन और फ्लोरीन का जब बॉन्ड बनेगा तो क्या ये पोलर होगा? भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, और बोरॉन की कितनी होती है बताना जरा। कार्बन की कितनी होती है, 2.5, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2। तो भैया डिफरेंस ठीक ठाक है, तो ऑब्वियस है ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं है, तो ये भी तय हो गया कि यहाँ पर क्या मिलेगा जी, यहाँ पर ये कंपाउंड पोलर होगा। लोग तालियां बजाने लगे, बहुत मजा आने लगा लोगों का, बोला वाह एक ही बारे में समझा दिया कि कंपाउंड कैसा होता है। फिर एक महारथी आया, कोई तुम जैसा, उसने बोला बता भैया BF3 क्या होगा, पोलर कि नॉन पोलर? इन्होंने बोला कोई नई बात थोड़ी है, B और F दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो दैट कंपाउंड शुड बी पोलर। बस इन्होंने कहा और उसने इसको पकड़ लिया। जब मशीन से डेटा आया तो BF3 क्या निकला, BF3 निकला नॉन पोलर। अब पॉली ने धीरे 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 अपने कदम जो है पीछे हटा लिए। तो लॉजिकल बातें तो लॉजिकल होती हैं भैया। यहाँ बताया गया कि देखो जी यहाँ ये कंपाउंड पोलर होना चाहिए था क्योंकि दो डिफरेंट कंपाउंड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन ये कंपाउंड पोलर नहीं निकला। जब पोलर नहीं निकला तो फिर पिक्चर बदल गई। तो जब पिक्चर बदली तो फिर लोगों ने कहा भैया इसका फोटो बनाओ ना। तो फोटो बनाया B, यहाँ बनाया F, यहाँ बनाया F, यहाँ बनाया F। मैथमेटिक्स में वेक्टर उस समय चल ही रहा था। तो लोगों ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी है, इसमें कोई संदेह नहीं है इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी है, लेकिन ये संदेह ही संदेह है कि ये कंपाउंड जो है नॉन पोलर है।
ये कंपाउंड जो है पोलर है। तो कैसे बताया गया? बताया गया कि देखो बॉन्ड के अंदर तो पोलरिटी है, बॉन्ड के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चा? पोलरिटी है। लेकिन किसके अंदर पोलरिटी नहीं होगी सर? पूरे मॉलिक्यूल के अंदर पोलरिटी नहीं होगी, या मैं कहूं कि डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा इसका? जीरो। बहुत ध्यान से सुनो। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसका नाम था डाइपोल मोमेंट, जो मेरे मुंह से अभी निकल ही गया है। सी, इन्होंने बोला कि हर बॉन्ड की एक डायरेक्शनल मोशन होता है। जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये यहाँ खींचेगा, ये यहाँ खींचेगा। और अगर कॉस थीटा फॉर्मूला लगा दोगे, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2 कॉस थीटा और उसका अंडर रूट, तो ये डेटा आपको समझ में आ जाएगा कि जितना ये ऊपर खींचेगा आइडियली ये उतना ही नीचे खींचेगा, तो इसका नेट कहाँ आएगा? नीचे। ये नेट और ये नेट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर जो नेट वैल्यू होगी डाइपोल मोमेंट की, ये कितनी हो जाएगी? जीरो। यही रीजन है कि कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। नहीं आई बात समझ में? किसी ने कहा कि क्या BF3 एक पोलर मॉलिक्यूल है? आंसर आएगा नो। क्या BF3 के अंदर बॉन्ड पोलरिटी है? यस। इसमें कोई संदेह नहीं है कि BF3 के अंदर बॉन्ड पोलरिटी है, लेकिन मॉलिक्यूलर पोलरिटी इसके अंदर नहीं है। उस दृष्टि से देखें तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है, जिसको न्यू से आप लोग डिफाइन कर देते हो, जिसको यू से डिफाइन करते हो, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए यहाँ पर वेक्टर भी लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ से ये डेटा मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए और इसको नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हम लोग असली टॉपिक पर मूव कर रहे हैं प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से देखने और सीखने की कोशिश करो। ये अनन्या, कौन सी अनन्या है? मैसेज कर बेटा एक बार मुझे, कौन सी अनन्या हो। चलिए बहुत ध्यान से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे सभी बालक, बहुत ध्यान से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बॉन्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है ये। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि एक टर्म जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट, तो इसकी जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात सही है कि जो बॉन्ड की पोलैरिटी है दैट विल बी डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द डाइपोल मोमेंट। लेकिन जो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी है वो किस बात पर डिपेंड करेगी? डाइपोल मोमेंट पर डिपेंड करेगी, जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ना केवल इससे आप पोलर और नॉन पोलर निकालते, you can also calculate percentage of ionic character in covalent bond। यानी कि इस मेथड के माध्यम से एक कैलकुलेशन भी आएगी जो आपको परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकाल के देगी किसी कोवलेंट कंपाउंड में। जैसे HCl में परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, HF में परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, HBr में परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, वी कैन कैलकुलेट बाय सम एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन फ्रॉम डाइपोल मोमेंट, राइट। चलिए मैं आगे मूव करता हूँ, ध्यान पूर्वक चीज़ों को सुने, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत प्यार से कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें। सी इधर आओ भाई। तो अब मुद्दे की बात आती है, सर पहला पॉइंट तो हो गया डन सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें लॉजिकल बातें, इसके पीछे का पैरामीटर क्लियर है कि सर आपने एक एग्जाम्पल हमें दिया था और उस एग्जाम्पल में आपने बोला था कि सर देखो कि जो ये BF है इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है ये कहने में कि ये कंपाउंड, ये बॉन्ड जो है ये एक पोलर बॉन्ड है। लेकिन अगर मैं BF3 बोल देता हूँ तो BF3 का स्ट्रक्चर जब आप पैदा करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होने की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर कंपाउंड। कैसा कंपाउंड हो जाएगा बेटा जी? नॉन पोलर कंपाउंड। चलो होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दे की बात आती है कि सर आपने जैसे डायरेक्शन की बात की कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूवमेंट हो गई, तो और डायरेक्शनल फैक्टर क्या है? सबसे पहली बात, डायरेक्शन के लिए 3 बातें अपने भेजे में आपको रखनी है। सबसे पहली बात, जीवन में अगर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, सुनो, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर ऐसा लिखा आ जाए कि सर ये A है और A के साथ क्या जा रहा है बेटा? लॉन पेयर। क्योंकि आप जानते हो कि लॉन पेयर डायरेक्शनल शो करता है, इसीलिए हमेशा जो मोशन होगा इलेक्ट्रॉन्स वो हमेशा कहाँ रहेगा बेटा जी?
एटम टू लॉन पेयर की तरफ होगा। अब ये नहीं देखना कि वो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर उसके ऊपर लॉन पेयर है तो ये बात निश्चित हो गई कि जो बॉन्ड की मूवमेंट होगी वो टुवर्ड्स द लॉन पेयर होगी। पॉइंट नंबर 1 शब्द समझ में आ गए होंगे, आसानी से समझ में आ गए होंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी तरफ मूवमेंट होगी। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मूवमेंट होगी। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मूवमेंट होगी। बोलो शब्द क्लियर है, भावनाएं क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है वो? पॉइंट नंबर 3 प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 3 है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पॉइंट नंबर 1 जो है लॉन पेयर की तरफ। पॉइंट नंबर 3 है अगर कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए और कहीं कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए तो जो बॉन्ड की मूवमेंट होती है ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा कहाँ इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखाओगे? पॉजिटिव से नेगेटिव। सर ये क्या उल्टी प्रथा पढ़ा रहे हो? नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे पढ़ा रहे हो? देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखाता हूं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया बेटा जिसका नाम है CO। नाम सुना है? अच्छा, पहले आइडियली तो ये डेटिव बॉन्ड होता है, लेकिन आपने तोड़ लिया तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो भैया क्या लिखेंगे? प्लस। और कार्बन 3 बना रहा है तो क्या लिखेंगे? माइनस। औकात से ज्यादा, औकात से कम। अब जो बॉन्ड की मूवमेंट है वो प्लस से माइनस दिखाना, मैं ये कह रहा हूं बस। कहाँ दिखाओगे? प्लस से माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जो अभी अभी मैंने बात बोली कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो आप कहाँ से कहाँ दिखाने वाले हो बेटा? प्लस से माइनस की तरफ शो करने जा रहे हो। किससे? प्लस से माइनस। अगर मान लो कभी आ जाए कि लॉन पेयर का मोशन ज़्यादा है या सिंगल बॉन्ड का मोशन ज़्यादा है, ऑलवेज लॉन पेयर मोशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड मोशन। ऑलवेज इट इज ट्रू, राइट? तो इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को ना हो, बहुत आसानी से ये टिपिकल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इधर आ, बहुत एक्साइटेड है, ध्यान से देखो। नहीं ऐसा नहीं है कि प्लस से ज़्यादा माइनस डोमिनेट है। इन केसेस में जहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वहाँ उस केस में प्लस से माइनस की तरफ मोशन होता है। भाई ये समझ, हाँ मैंने माना ना, लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ तो उस समय कोई चार्ज भी तो नहीं दिखता, कोई चार्ज भी तो नहीं होता। न्यूट्रल एटम के बारे में बात हो रही है वो तो, लेकिन यहाँ तो चार्ज एटम है। चलिए जी इधर आए भाई सभी, आफिया बहुत ध्यान से देख। थर्ड जो पॉइंट है वो है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। बेटा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी, बार बार आता है। इसमें Q क्या है बेटा? चार्ज सेपरेशन या चार्ज ऑन कैटाइन या चार्ज ऑन एनाइन। मैं अगर असली भाषा में कहूँ तो इसको चार्ज सेपरेशन बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसको क्या बोले भैया? चार्ज सेपरेशन, यानी कि चार्ज का सेपरेशन कितना हुआ है। बाकी आप लोग चार्ज ऑन कैटाइन एनाइन जो तुम्हें बोलना है वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया डी का मतलब क्या है? दो एटम के बीच में कौन सा डिस्टेंस है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और चार्ज सेपरेशन। म्यू या यू जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी जो यूनिट है उसको हम लोग लिखते हैं डिबाय। क्या लिखते हैं इसको हम लोग? डिबाय। कुछ गलत लिख दिया क्या? अच्छा, सेपरेशन की स्पेलिंग गलत लिखी तो नालायक वो ठीक कर रहे हे भगवान, पापी हो तुम लोग, पापी। अब ठीक है? हे भगवान, अब ठीक है? हे भगवान, खुश हो रही होगी हाँ यार। ये PER नहीं आएगा? ऐसा ही लिख रहा था यार। ए खत्म बच्चों कह रहा है स्पेलिंग से क्या रखा है, रैंक तो आ ही जाती है सर। चलो नहीं नहीं, बहुत ज़रूरी अंग्रेजी। चार्ज सेपरेशन और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, क्या नाम है इसका? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इधर आ जा।
अब मुद्दे की बात आती है, इसकी यूनिट क्या होती है? डिबाई। क्या यूनिट है बच्चा इसकी? डिबाई। इसकी यूनिट क्या होती है? डिबाई। डिबाई इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। अच्छा, डिबाई का सेंस समझ लो, केवल यूनिट है, आप लोगों को टर्म याद करके रखनी है। 1 डिबाई बराबर होता है, साइंटिस्ट का नाम डिबाई होगा, 10⁻⁸ ESU, ESU सेंटीमीटर। ये इसकी जो यूनिट है ना, CGS यूनिट है। ये कैसी है? CGS। लेकिन इसकी SI यूनिट है जो कि जनरली काम आती है, दैट इज 3.33 इंटू 10⁻30 कूलाम। कूलाम, क्योंकि कूलाम है, और वो क्या है बेटा? मीटर। तो ये जो यूनिट होगी, इसको हम लोग कौन सी यूनिट का नाम देंगे? SI यूनिट। बहुत सुंदर। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं ESU में एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, जैसे कूलम में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ऐसी ESU चार्ज बताओ, तो दैट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। बोलो, शब्द समझ में आ गए, भावनाएं समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसका लॉजिकल इम्पैक्ट है, इसका रूल है, बाद में जाके कैलकुलेशन में इसको हम लोग यूज भी करेंगे। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने सभी बच्चे, बहुत ध्यान से इसको सुनने समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सी, अब बात आती है U की, जिसका फॉर्मूला Q इंटू डी है, जिसको हम लोग चार्ज सेपरेशन के नाम से जान रहे हैं, और D है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सी भाई, सभी बच्चे ध्यान से सुने, मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं ऐसा कह दूं क्या, नोट डालकर मैं आपसे ऐसा कह दूं क्या, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, एंड ऑब्वियसली इट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या मैं इसको साइज भी लिख दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो आप कैलकुलेशन कर रहे हो या अरेंजमेंट कर रहे हो, चार्ज और साइज में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? तो आपका आंसर आना चाहिए ऑलवेज, ऑलवेज चार्ज इज डोमिनेटिंग, चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर देन डिस्टेंस और साइज। डिस्टेंस और साइज से ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है बेटा जी? चार्ज है। कौन सा है? चार्ज। मान लेते हैं, चलो ये क्लियर हो गया, ये डेटा आप लोगों को समझ में आ गया कि यस, चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन यहां भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट वन केस। कौन सा केस है वो? सर वो ये केस है, मैं पहले बता देता हूँ, नॉर्मल जिंदगी और एक्सेप्शन वाली जिंदगी में फर्क। तुमसे कोई पूछे HF, HCl, HBr और HI में Q या U का ऑर्डर क्या होगा, आप आंख बंद करके आंसर ये दे देना, बोल देना जो चार्ज सेपरेशन है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव को चार्ज सेपरेशन कैसे चेक करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। यहाँ जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखोगे तो ये 2.1 और ये 4.0 होगा कि नहीं होगा, अर्थात 1.9 होगा। जबकि यहाँ अगर आप देखोगे तो ये 2.1 और 2.5 अर्थात 0.4 होगा। तो जितना 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 यहाँ पर चार्ज, जितना यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा बेटा जी? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा। और HI के केस में अगर मैं देखूंगा तो HI के केस में ये वैल्यूज़ क्या मिलेंगी मुझे? कम। लेकिन यहाँ तो सिंपल ऑर्डर है, और यहाँ कौन डोमिनेशन में है बेटा जी? यहाँ पर चार्ज जो है एक डोमिनेटिंग फैक्टर है देन साइज, या मैं बोलूँ D। बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो। लेकिन इसी सवाल को अगर मैं ऐसे लिख देता तो पिक्चर बदल जाती। मैं लिखता CH3F, मैं लिखता CH3Cl, मैं लिखता CH3Br, मैं लिखता CH3I। अगर मैं ऐसा लिख दूं प्यारे बच्चों तो डेटा बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? सर इस सवाल का सही उत्तर होगा, इन दोनों में तो डोमिनेटिंग फैक्टर है साइज, और बाकी इन तीनों में जो डोमिनेटिंग फैक्टर है, या मैं कहूं ऐसे लिख दो इसको, बाकी इन दोनों में जो डोमिनेटिंग फैक्टर है उसका नाम क्या है बेटा जी? चार्ज। इसका मतलब साइज किसका ज़्यादा है? सर Cl का बड़ा है। तो सर इन दोनों में कौन ज़्यादा आ जाएगा? सर CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F। भाई ये सवाल है, दमदार सवाल है,
और जाने कितनी बार अलग अलग एंट्रेंस में पूछ दिया गया, खत्म सवाल है फिर ये। CH3CH CH3F। और बात करें तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा सर, फिर तो सर वही चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर है, फिर Br और लास्ट में आके CH3I। तुम लोगों को पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है कि 2 एल्काइल ग्रुप लगा देगा तो ऑर्डर फिर बदल जाएगा, ऑर्डर वही रहेगा एल्काइल ग्रुप, ज़्यादा एल्काइल ग्रुप के साथ। केवल मिथाइल के केस में ये बातें कही जाती हैं। किसके केस में बेटा, मिथाइल के केस में। मैं फिर कह रहा हूँ, एक्सेप्ट वन केस, ऑल अदर केसेस चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और द डिस्टेंस। ठीक है बेटा। CH3O नहीं है, CH3F तो नहीं होगा, तो सिंपल वाला रूल फॉलो होगा। ठीक है, अरे समझ में आया नहीं आया? इस प्रकार से डेटा क्लियर है। लाइट की स्पीड से नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी से इसको नोट कर लो। अनन्या, आप कौन सी अनन्या हो बेटा? अनन्या मेहरा या न्यू अनन्या हो? जल्दी से मैसेज करना मुझे, डू मैसेज टू मी। अब जरा बात को समझने की कोशिश करिए भाई सभी, अब जरा बातों को समझने की कोशिश करिए भाई सभी। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, एक फॉर्मूला है और जो कि कभी भी यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? वो है न्यू नेट निकालने का फॉर्मूला, √Q1² + Q2² यानी कि U2² प्लस ट्वाइस ऑफ U1 U2 cos थीटा। मैं कह रहा हूँ अगर तेरा थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और इफ थीटा इज इक्वल टू 180, अरे सुन ले, अगर मैं थीटा 0 और थीटा 180 लगाऊं तो जब मैं 0 लगाऊंगा तो देख जरा न्यू नेट की वैल्यू क्या आएगी। बहुत सुंदर, न्यू1 प्लस न्यू2। कैसे पता लगा तुम लोगों को? cos 0 कितना होता है, तो फिर क्या बन जाएगा, U1 U2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, वहां से कट जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ U नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? वेक्टर लगाना चाहो लगा लो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? ये हो जाएगी न्यू1 माइनस न्यू2। एक बात ऑब्जर्व हो रही है यहाँ से, तुम्हें भी हो रही होगी, हमें भी हो रही है क्या? जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है बेटा जी? घट रहा है। हाँ या ना में जवाब दे दो यार। एक प्लस आ रहा है और एक माइनस आ रहा है। आपकी नॉलेज के लिए एक बात और बता दूं, एंगल जब भी बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटती है, और बॉन्ड लेंथ अगर घटती है तो बाय द फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट बॉन्ड लेंथ घटेगी तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होना चाहिए बेटा? घटेगा। नहीं आई बात समझ में? अरे पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ गया? आप ऐसे भी इसको रिलेट कर सकते हो। बाकी आप जरा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएं। अब यहाँ से डेटा शुरू हो रहा है, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। और जिसको VSEPR नहीं आता, जिससे फोटो नहीं बनते, भाई तकलीफ होगी। मैं फोटो तो सबके बनाऊंगा, थोड़े सीखने की कोशिश करना, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि आपको स्ट्रक्चर, लॉन पेयर की ज्योमेट्री, शेप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कह रहे हैं इफ सेंट्रल एटम हैज नो लॉन पेयर, अगर तेरे सेंट्रल एटम पे कोई लॉन पेयर नहीं है और जितने भी टर्मिनल एटम है यानी कि सराउंडेड एटम है वो सभी सेम है, यानी कि नो लॉन पेयर लाइक BF3 एंड टर्मिनल एटम आर सेम, तो निश्चित है कि उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 ही होगा। और जिसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, याद रखना, जिसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया बेटा? 0, वो स्पीसीज हमेशा नॉन पोलर होती है। और जब ये 0 नहीं होता तो निश्चित है कि स्पीसीज बिकम पोलर। शब्द आ गए समझ में? अर्थात सर रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब है वही तुम्हारा टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, वो सारी चीजें जो है अगर हैं तो ऑब्वियसली है देयर इज ए नॉन पोलरिटी, या मैं कहूं कि उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या रहने वाला है? हमेशा 0। जैसे CH2 कोई लॉन पेयर नहीं, सराउंडिंग एटम भी क्या है बेटा जी? सेम। कोई लॉन पेयर नहीं, सराउंडिंग एटम भी क्या है? सेम। कोई लॉन पेयर नहीं, इन सबके सराउंडिंग एटम और लॉन पेयर मिलेगा नहीं, और सराउंडिंग एटम क्या मिलेंगे? सेम। इस प्रकार से डेटा जो हमारे पास आ रहा है वो सिंपल सा डेटा है कि सर नॉन
पोलर डेटा है। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? इफ सेंट्रल एटम हैज नो लॉन पेयर देन ऑल द टर्मिनल एटम आर सेम देन मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। ये शब्द समझ में आ गया बेटा कि सर लॉन पेयर अगर नहीं होंगे तो ट्रिक है हमारे पास कि लॉन पेयर नहीं, सराउंडिंग एटम सेम, रेगुलर ज्योमेट्री को फॉलो करेगा और आपके पास क्या बन जाएगा, वो नॉन पोलर कंपाउंड बन जाएगा। चलो जी नेक्स्ट, इफ मॉलिक्यूल हैज वी शेप, कौन सी शेप, वी, किसी भी बेटा वी शेप का मतलब पानी नहीं होता, वी शेप का मतलब ईथर भी होता है, वी शेप का मतलब कोई ऑक्सीजन है बीच में और नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है वो भी वी है। बात समझ में आ रही है? कोई भी वी शेप देख ले, कोई भी टी शेप देख ले, कोई भी पिरामिडल शेप देख ले, देन इट विल बी पोलर विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट। मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें वी शेप दिख जाए, टी शेप, अच्छा शेप अगर बदलती है वी टी, तो इनमें ऑब्वियस है ना लॉन पेयर की प्रेजेंस होती थी, याद करो, और पिरामिडल शेप देन इट विल बी पोलर, जैसे H2S, जैसे SO2, जैसे अमोनिया PF3, ClF3, इन सभी के अंदर देखो ये डेटा याद है या भूल गए आप लोग? तेरे टीचर ने इसको वी शेप लिखा था, क्यों? क्योंकि भाई साहब करते हैं रिपल्शन, एंगुलर शेप को फॉलो कर देते हैं। ऑल्दो कुछ किताब इसको टी भी बोलती हैं, तो टी भी शेप जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। मैंने बोला अगर तेरे सेंट्रल एटम के पास कोई लॉन पेयर नहीं है और सराउंडिंग एटम भी सेम है तो निश्चित है कि उसके अंदर नॉन पोलरिटी रहेगी। और तेरा सेंट्रल एटम या तेरी जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर वी शेप, टी शेप और पिरामिडल शेप है तो ये निश्चित है कि वो पोलर कंपाउंड होगा। गॉट इट? और ये शेप, ज्योमेट्री, ये कैसा हासी 100 के अंदर भी, ठीक है ना, ये डेटा आप लोगों को सीख लेना चाहिए। सी नेक्स्ट है, इफ सेंट्रल एटम हैज ओनली वन लेन पेयर, कह रहे हैं कि अगर तेरे सेंट्रल एटम के पास एक लॉन पेयर है जेती, तो ये बात निश्चित हो चुकी है कि उसके अंदर क्या पाया जाएगा, उसके अंदर पोलरिटी पाई ही जाएगी। इफ देयर इज वन लॉन पेयर, अगर एक लॉन पेयर है तो उसके अंदर पोलरिटी पाई ही जाएगी, कोई नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। इफ सेंट्रल एटम हैज ओनली वन लॉन पेयर, अगर एक लॉन पेयर आ गया लाइक SO2 एक लॉन पेयर है तो भैया 100% ट्रू है कि उसके अंदर क्या पाई जाएगी, पोलरिटी पाई जाएगी। शब्द समझ में आ गए? जैसे SF4, जैसे XCF6 याद है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल, जैसे PS3, जैसे TeCl3, जैसे N2O3 अब इनमें तुम फंसोगे, मैं चाहता हूं तुम फंसो क्योंकि तभी तो निकालने में मजा है। ठीक है, तो गेम अब यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। इफ सेंट्रल एटम हैज ओनली वन लॉन पेयर देन द मॉलिक्यूल विल बी पोलर। अब एक सवाल आ रहा है, छोटा सा छुटपुट सा प्यारा सा सवाल। देखिए सवाल आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पोलर, इनमें से कौन नॉन पोलर है? क्या ईथर नॉन पोलर होगा? सर दो दो लॉन पेयर हैं सर, ऑक्सीजन कंटेन 2 लॉन पेयर, यस और नो। क्या O3 होगा? सर O3 भी कैसे हो सकता है सर, आप ज्योमेट्री बनाओ अपने आप ही कह दोगे कि हाँ सर भाई के ऊपर एक लॉन पेयर होता है, हाँ या ना में जवाब दे दो। और आप H2O2 बना दो तो भैया ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है भाई का। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ओपन बुक। सर नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, हम बैठे हुए हैं तो क्या गड़बड़ है। इसके अलावा आप ऐसे मान सकते हो कि ये OH को और कैसे दिखा सकते हो, ऐसे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब लॉन्ग चेन होती है भाई। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूवमेंट होगी ना तो अल्टीमेटली जीरो नहीं कर रहे, कम कर रहे हैं, जीरो नहीं कर रहे। अरे गेम समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों क्या है, पोलर हैं। जरा यहाँ बात कर लेते हैं, XCF4 सर बेसिक है सर, कैसे सर? अब तो सर Z निकालना बच्चागिरी हो गई है। 8 4 12 हो जाते होंगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो 6 हो जाते होंगे। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाती होगी और लॉन पेयर की संख्या 2 हो जाती होगी। अरे सर देखो जी, लॉन पेयर 1 से हुआ था बात, 2 से नहीं। अगर इसका फोटो बना दूं ना तो अभी 2 मिनट में गेम समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब मुझे बता कि ये फ्लोरीन इधर खींचेगा तो इसके अपोजिट वाला इधर खींचेगा तो 0 हुआ कि नहीं हुआ? ये फ्लोरीन ऊपर खींचेगा तो इसका अपोजिट वाला नीचे खींचेगा तो भी क्या हो गया, 0। लॉन पेयर ऊपर खींचेगा, लॉन पेयर नीचे खींचेगा, तब भी क्या रहा, 0। सर बाय डिफॉल्ट यहाँ न्यू नेट की वैल्यू हो गई 0
और 0 हो गई तो डेटा गया बदल। अब क्या होगा, चमत्कारी बच्चे बैठे होंगे, वो कहेंगे ओहो एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक O ऊपर और ये ऊपर, ये भी तो 0 है सर, मल्टीपल करेक्ट है ये। बस यहीं खत्म हो जाओगे तुम लोग। देखो जरा ध्यान से बेटा, सवाल ये था H डबल बॉन्ड O Cl Cl। पहली बात, इस टाइप की कोई ज्योमेट्री नहीं होती, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल बनाने चले तो डेटा ऐसा बनाना पड़ जाएगा, और टेट्राहेड्रल में ऊपर वाला ऊपर खींचता है, और इन तीनों का इफेक्ट कहां जाएगा? नीचे, क्योंकि एटम अलग अलग हैं, ऊपर वाला नहीं है, तो इतना पावर नहीं होगा कि दोनों आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। कम जरूर करेगा लेकिन 0 ना कर पाएगा। कब होता है बेटा 0? जब ऊपर भी ऑक्सीजन नीचे भी ऑक्सीजन तीनों, जब ऊपर भी Cl नीचे भी Cl तीनों, तब जाके उसका नेट जो है 0 पॉसिबल है। सुन लेना, सल्फर है या एटम बीच में, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे, इन तीनों का नेट नीचे जाता है कॉस थीटा। अरे समझ में आ रहा नहीं यार? इन तीनों का नेट क्या जाएगा? नीचे, और ऊपर वाले का कहाँ जाएगा मेरे भाई? ऊपर। तब कैंसिल आउट होता है। लेकिन ये तीनों मस्ट बी सेम। अगर यही डिफरेंट हो गए तो आप नेट 0 नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। शब्द आ गया समझ में? पता लग गया कि क्यों सर ने इसकी तरफ इसको गलत बता दिया है। तो भैया ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, वो भी पोलर है, ये भी पोलर है। याद रखना H2O2 का बुक ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ है एल? हाँ ये इसको लिख दे, AlCl3 है, ट्वाइस होके Al2Cl6 हो जाता है। चलो अरे हो जाएगा, बोल दो भाई। यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? किसी प्रकार की कोई समस्या किसी प्रकार की हो तो पूछो, नहीं तो नोट करो, ईमानदारी से नोट करो, समय लेके नोट कीजिए, लेकिन इसको नोट कीजिए पहले, जल्दी से जल्दी इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए भैया, बहुत जल्दी से इसको नोट करो। बोलो जी, क्या आंसर होगा? बोलिए। 100 में लभी कराते हैं। क्वेश्चन नहीं दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड इज नॉन पोलर? भैया पहले समय ले लो, नॉन पोलर, ठीक है, समय ले लो पूरा। बात नहीं रहे, उंगलियों पे सवाल होगा ही नहीं पीयूष, पेपर पे होगा। पीयूष कह रहा मैंने पूरी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली सर। ये क्या पढ़ा रहे हो आप? हैं जितनी बार जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उतनी बार नजर आएगा। ओ भाई साहब, नॉन पोलर पूछा है। ईशा तू बता। टाइम अप। ये बढ़िया लगता है ना? चलो इधर आओ, इधर आइए, इधर आएंगे सभी। आजकल तो आवाज़ों की मत पूछो। इसी क्लास में हुआ था, उस सेंटर पे हुआ था, एक वो भूतली वाली वो रिंगटोन लगा रखी थी हंसने वाली, वहीं हुआ होगा। मैं पढ़ा रहा था, अचानक से किसी का हे बुरी तरीके से मैंने यार ये कैसे बच्चे। और सोचो ये रात को सो रहे हैं, इनके ही किसी दोस्त ने कॉल कर दिया 2 बजे, वो ऐसे घूम जाए, फिर भी हंसते रहेंगे, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड इज नॉन पोलर? अब नॉन पोलर का सेंस समझ लो। N2O4, पहले इसका स्ट्रक्चर समझो। पहले कैसे बनेगा बेटा? N बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, N बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। सुन ले, सुन ले। आप जान रहे हो नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड बना रहा है, तो भैया इसको या तो डेटिव लिखो, और सिंगल लिखना है तो इसको फिर यहाँ प्लस और यहाँ क्या लिखोगे? माइनस। तुम्हें पल्ले पढ़ा है नहीं पढ़ा?
एक्चुअल में ना ये आपस में रेजोनेंस भी करता रहता है, कभी डबल बन जाता है, कभी ट्रिपल, कभी ये डबल तो ये डबल, ये ट्रिपल तो ये सिंगल, इस तरीके से बॉन्ड बनता रहता है। गत भविष्य में आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है, आने वाले समय में आपको सिखाएंगे कि रेजोनेंस क्या चीज़ होती है। अभी के लिए ऐसे ही फील कर लो। N2O3 का फोटो ऐसा होता है, N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और ऐसे हो, डेटिव बॉन्ड लगा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज यहाँ प्लस और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। तुम लोग फील कर पाए, मैं लिख देता हूँ यहाँ प्लस और यहाँ क्या, माइनस। यहाँ इस केस में क्या होता है प्यारे बच्चों, सुन लो जरा ध्यान से, N एक होता है यहाँ लॉन पेयर, आई बात समझ में, और एक होता है यहाँ पर क्या बेटा जी, डबल बॉन्ड। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया। सच्चाई ये है कि जब इसका देखो इन दोनों के बीच में तो हो जाता है रेजोनेंस, यानी कि यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है ना बेटा, दैट विल बी सेम। तुम लोगों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैंने क्या अभी लिखने की कोशिश की है। ये जो बॉन्ड लेंथ है ना दोनों की क्या हो जाती है, सेम हो जाती है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। लेकिन ये किससे सेम करें, माना ये ऐसे जाएगा ये ऐसे जाएगा, लेकिन दोनों बराबर तो नहीं है ना भाई, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। माना ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे किसी एक्सटेंट तक, लेकिन ये कैंसिल कभी नहीं हो पाएगा, तो बाय डिफॉल्ट ये भी नेट जीरो नहीं हुआ और ये भी नेट जीरो नहीं हुआ। N2O5 पे आ जाओ, सर ये N है, ये O है, ये N है, ये डबल बॉन्ड O है, ये डेटिव बॉन्ड O है, या प्लस माइनस करके लिख दो। इन दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर। ये वाली बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली क्या होगी, अलग। अगर मैं कह दूं तुमसे ये x है, ये y है, ये z है, अरेंज करो तो भैया z बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और x और y क्या रहेगी, बराबर। नहीं आई बात समझ में, कुछ तो बोल दो। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भाई, ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या रहती है, कम रहती है, और ये टिपिकली सिंगल बॉन्ड है, ये थोड़ी ना रेजोनेंस करेगा, बोलो। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर यहाँ तो निश्चित है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा बेटा, लॉन पेयर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, और इट इज समहाउ बेंट। नहीं बस समझ में, और बेंट अगर होगा तो निश्चित है कि एक लॉन पेयर ऐसे, एक लॉन पेयर ऐसे, दोनों ऊपर की तरफ खींच रहे होंगे पिक्चर को। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया। तो यानी कि नेट तो भैया इसका जीरो होने से रहा। तो सर ये भी क्या हो गया सर, पोलर। बेटा ये नीचे जा रहे हैं दोनों, दोनों लॉन पेयर ऊपर है, तो ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते थे, बेंट, जैसे वाटर का था। और बेंट क्या पढ़ाई थी सर ने, याद करो, बेंट क्या पढ़ाई थी सर, जो बेंट शेप है या वी शेप है, ये कैसी होती है बेटा जी, पोलर। पल्ले पड़ गया, ये आ जा N2O4, यही वो आंसर है जो आपको सीखना है। मैं एक बार बना देता हूँ, मैं एक बार बना देता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O, आरिफ समझ में आ रहा बेटा। इस केस में मजबूरी है, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा। आप देखो एक्चुअल में तो यहाँ इस तरीके की बॉन्डिंग होगी, यहाँ भी इस तरीके से, जितना ये खींचेगा उतना ये खींचेगा, खत्म। आप इस बहकाव में आओ ही मत कि इसके सामने डबल बॉन्ड लगाना है। सच्चाई ये कि बॉन्ड लेंथ क्या रहती है इनकी, बराबर ही रहती है दोनों बॉन्ड की, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। N2O4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यस। हाँ PbF4 बन जाता है बेटा और Cl भी बन जाता है, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन अलग हो जाती है, TeCl3 भी एग्जिस्ट करता है। आ जाओ जरा ध्यान से, सौमिल ये बात समझ में आई बेटा, ये बढ़िया सवाल समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट सवाल देख, आ जा भाई। कहाँ इसमें, नहीं एटम बेटा जी क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, वहां पर भी कुछ कंडीशन होती थी। इधर आओ, फॉर होमो एटॉमिक कंपाउंड, कैसे कंपाउंड है, होमो एटॉमिक, याद करो भाई, ये तो पॉली जीत रहा था अपना। ये कहता था होमो एटॉमिक जितने भी होंगे उनका नेट हमेशा क्या मिलेगा, जीरो, और नेट जीरो मिलेगा तो ये कैसे रहेंगे बेटा, नॉन पोलर। भाई तुम लोगों को समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही, क्या चाहते हो, बहुत आसान पढ़ा दूं, इतना आसान कि तुम लोग तालियां बजाओ, पेपर में कुछ ना आए, बताओ भाई। अगर ये पढ़ा रहा हूँ तो सोच समझ के ही पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए अपने कठोर मन से इसको पढ़ो, लेकिन पढ़ो। फॉर पॉली एटॉमिक कंपाउंड, इधर देखेंगे सभी, फॉर पॉली एटॉमिक, बेटा मैंने बोला BeCl2 है, भैया इसका फोटो बना ले हाइब्रिडाइजेशन से, हमें तो आता है तो डायरेक्ट बना रहे हैं। CO2 तो इसका भी बना ले, H2H2 मतलब आइडियली
एसिटिलीन के बारे में बात हो रही है, यानी कि इसके बारे में बात हो रही है। आओ जरा देखो, Be और Cl में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Cl। यहाँ पर भी खींचेगा उतना यहाँ खींचेगा, तो नेट क्या रहेगा बेटा जी? 0। अरे नहीं आया समझ में। एक बात बता दो हमें, हम हमारे यहाँ दोनों हाथों से एक तरफ से चैतन्य खींचे और एक तरफ से केशव खींचे, दोनों फोर्स से बराबर से खींचे, तो हमें कहीं खींच पाएंगे क्या? नहीं। अच्छा, दोनों ही एक दूसरे की तरफ से धक्का दें, बराबर का धक्का दें, तब हमें हिला पाएंगे? नहीं हिला पाएंगे। बॉन्ड का मूवमेंट तो पॉसिबल है, कंपाउंड का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सेम केस तुम यहाँ भी समझ गए होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के गेम से, तो न्यू नेट कितना हो जाएगा भैया? 0। सेम केस यहाँ भी समझ गए होंगे कि सर ये कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp। तो sp करेक्टर वैसे भी एसिडिक होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अन्यथा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की तुलना में तो ज़्यादा ही है। दोनों ही केसेस में देखेंगे तो न्यू नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ना केवल न्यू नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0। ना केवल खींचने में 0 होती है, धकेलने में भी दोनों तरफ से अगर बराबर फोर्स लग रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये सभी कंपाउंड सभी के सभी क्या है बेटा? नॉन पोलर। तुम लोगों को पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? हाँ या ना में जवाब दे दो। ये सभी क्या हो जाएंगे वैभव? नॉन पोलर। ना बेटा ऐसा नहीं पॉसिबल, लॉन पेयर होना जरूरी है जयती। अरे बोल दो पक्का। यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बालक को? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी बालक को? नोट करो जल्दी, देख क्या रहे हो? जल्दी नोट करो फटाफट से। एक सवाल और कर दें, आप कहो तो साथ में कर देंगे फ्लो में। चलो कर लो कर लो कर लो कर लो, रोना शुरू कर दोगे तुम, पता है मुझे भाई। बहुत स्लाइड है यार, बहुत स्लाइड है, जल्दी जल्दी कीजिए। वैसे आज हम स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं ना, अच्छा लग रहा होगा तुम्हें? कुछ सुना तो नहीं है भाई ऑनलाइन वाले बच्चों? कुछ सुनना नहीं है बेटा? चलो इधर आ जाओ। नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ ये, नहीं रिकॉर्डिंग में नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं सुनाना मुझे। चलो इधर आओ। जब हम लोग बुराइयां करते हैं एक दूसरे की, मतलब किसी की, तो फिर हम लोग माइक बंद कर देते हैं। तुम लोग रुके? नहीं नहीं, तुम्हें क्यों बताएं भाई। इधर आओ, आगे बात सुनो ध्यान से। आगे मूव करें बेटा। देख एक बढ़िया सवाल, सवाल कितना सिंपल है, क्या ही बताएं इसके बारे में। पहले खुद से ट्राई कर लो। मैंने तीनों फोटो बना दिए थे। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड हैज लीस्ट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। भाई लीस्ट का मतलब जानते हो, अगर कहीं 3 बॉन्ड आ रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी? मिनिमम। कहीं 2 आ रहे हैं तो क्या रहेगी? और सिंगल आ रहा है तो मैक्सिमम। अच्छा एक बात बता, इनमें किसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड था? खत्म हो चुका, सवाल ही खत्म हो चुका। नहीं आया समझ में? अरे पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ गया बेटा आप? अच्छा इसी सवाल को मैं ऐसे पूछ लूं, इसी सवाल को अगर मैं ऐसे पूछ लूं, ऐसे पूछ लूं, क्या पूछ लूं? विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड हैज द लीस्ट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, है ना? और पूछूं किसमें, किसमें इक्वल बॉन्ड लेंथ आएगी? इक्वल बॉन्ड लेंथ है कोई इनमें से ऐसा जिसमें इक्वल बॉन्ड लेंथ आ जाए? नाइट्रोजन उसकी क्या बोलते हैं, इक्वल बॉन्ड लेंथ आ जाए किसी की भी? भाई किसी में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बताना पड़ेगा ना, किसी में भी नहीं आएगी। नहीं, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ऐसा कुछ कर ले। ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। भाई एक भी नहीं होगा ऐसा। ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस, ऐसा नहीं हो सकता। एटम डिफरेंट है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी बेटा जी? डिफरेंट ही होगी। शब्द आ गया समझ में? इस सवाल के अंदर जो अभी हमने किया है वो समझ में आया आप लोगों को? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे की कहानी को सीखने की कोशिश करो। देखो कितना आराम आराम से आज हम लोग चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन समय ना पूरा हो जाए बेटा जी, सीख लो थोड़ा स्पीड में।
नोट डालकर मैंने एक बात की, जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। सर आपको कैसे पता? हमने फॉर्मूला पढ़ा है भाई, क्यू इंटू डी होता है ना बेटा, यू। जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट। नहीं आया बात समझ में? चार्ज सेपरेशन का मतलब समझो, जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग में इन्वॉल्व होगा आपका प्लस या आपका माइनस, उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, ये कंसर्न है। जितना ज़्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा प्लस माइनस, उतना ज़्यादा क्या होगा बेटा जी? डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट, सराउंडिंग एटम अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। लेकिन सराउंडिंग एटम भाई क्या होता है? आइडियली क्या होता है? बीच में सेंट्रल एटम होता है, ऊपर लॉन पेयर होते हैं और नीचे सराउंडिंग एटम होते हैं। अगर सराउंडिंग एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लॉन पेयर तो ऊपर खींच ही रहा है, सेंट्रल एटम भी खींच लेगा ना इसके इलेक्ट्रॉन को, तो नेट क्या चला जाएगा? ऊपर चलता चला जाएगा। लेकिन ऊपर लॉन पेयर है और नीचे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो नीचे खींच रहा है, वो ऊपर खींच रहा है, तो नेट क्या रहेगा? जीरो नहीं रहेगा, लेकिन कम रहेगा, डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगा। शब्द आगे समझ में? उस केस में अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा होगा बेटा? कम हो रहा होगा। शब्द आगे होंगे समझ में? अगला सवाल, मैंने बोला बेटा OF2 और OH2, आपने कुछ नहीं करना, पुरानी बातों को याद करो, फोटो बनाओ। फोटो ना बने तो भैया हाइब्रिडाइजेशन से फोटो बनाओ, फोटो तो बनेगा। और यहाँ आ जाओ जी, ये लॉन पेयर है सर, ये लॉन पेयर है सर, अब ये H और H। वैसे तो मैंने ऊपर गेम सिखा दिया है, बिना फोटो के कैसे करते हैं। सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका बॉन्ड डाइपोल मोमेंट क्या होने का? कम होगा। और यहाँ देखो, ये ऊपर खींचेगा, ये ऊपर खींचेगा, इसके द्वारा नेट ऊपर खींचेगा, हाँ या ना? ये भी ऊपर खींच रहा है, ये भी ऊपर खींच रहा है, भैया नेट ऊपर खींचता चला जाएगा। उल्टा बोल दिया मैंने, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो नेट नीचे की तरफ जा रहा है, तो नेट डाइपोल मोमेंट कम होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा? ये लो सर, खींचते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा डाइपोल मोमेंट का। लेकिन एक जगह ये भी एक्सेप्शन आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द गेम ऑफ एक्सेप्शन। देखो भैया, दो प्रकार से टीचिंग होती है, या तो नॉर्मल पढ़ा के साइड कर लो, अभी तो लगेगा भैया बहुत बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अगले 3 महीने के अंदर जब पेपर में नंबर नहीं आएगा, टेस्ट में नंबर नहीं आएगा, तो बहुत बड़ा अंदर से गिल्ट फील होगा कि क्या कर दिया समय। इसलिए कहते हैं जब भी कोई टॉपिक पहली बार पढ़ो उसको इतना उम्दा लेवल के पढ़ो, क्योंकि अब जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे हमेशा उससे डाउन ही पढ़ोगे। फैक्ट बात बता रहा हूँ, इवन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो टॉपिक मैं पढ़ा देता हूँ मुझे दोबारा वो टॉपिक पढ़ाने में बड़ा आलस आता है, इसलिए उस टॉपिक के अंदर मैं क्रंच डालता ही डालता हूँ, नए क्वेश्चंस डालता ही डालता हूँ। आपने लास्ट ईयर की इसकी वीडियो देखो उठा के, आपको समझ में आ जाएगा। इस ईयर अगले अपने जूनियर की देखना, तुम्हें लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हमेशा पेपर में चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। और अपडेटेशन के नाम से ऐसा नहीं है कि 20% डेटा अपडेट हो जाएगा, वही होगा 10-12%, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बदलती रहती है। HF, HCl, HBr और HI, भाई अभी अभी सिखाया था, क्या बताया था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा बेटा? ज़्यादा। तुम्हें पल्ले तो पढ़ा नहीं होगा, पढ़ गया? नोट करो स्पीड में। हाँ ऊपर होगा, मैंने पहले बोला ना, सिंगल बॉन्ड और लॉन पेयर। जल्दी जल्दी कर लो भाई, बेटा बातें नहीं, बेटा बातें नहीं, प्लीज जल्दी नोट करो। बहुत ध्यान से देखिए। हो गया? चल रहा है ऐसी ना चल रहा है? चल रहा है भाई, ये भी क्या करे बेचारा, पूरे दिन ही चलता है। देखो ये बड़ा ही फेमस सवाल है, आप लोग जानते भी हो कि इन दोनों में कौन डोमिनेटिंग है बेटा? साइज। और यहाँ कौन सा है? चार्ज। ये बताओ सर, बड़ा फेमस सवाल है एनसीईआरटी का, NH3 और NF3 किसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? NH3। क्यों? ये ऊपर खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, नेट कहाँ जाएगा? ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, समझ रहे हो? ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कहें ये भाई साहब क्या बना लेंगे? सर हम तो सर जीरो वाले हैं सर, ख़त्म हो तुम। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसका नेट जीरो तो नहीं होगा, यानी कि ये दोनों कैसी स्पीसीज हैं बेटा? पोलर। और ये दोनों कैसी स्पीसीज हैं? ये कैसी स्पीसीज है?
नॉन पोलर। बोलो शब्द तो समझ में आ गए होंगे। ये वो सवाल है जो अपना फेवरेट है, कोई बालक बताए तो अच्छा लगे कि सर आपका फेवरेट है तो एक्सेप्शन होगी। एक्सेप्शन होगी तो जो तुम्हारा आंसर आ रहा है उसका अपोजिट कर दो, है ना। ये है भी एक्सेप्शन ही, मैं लिख भी देता हूं, ये एक्सेप्शन डेटा है। आप क्या सोच रहे होंगे? आप सोच रहे हैं ये तो ऊपर ले जाएगा, ये ऐसे ऐसे खींच के नीचे ले आएगा, हाँ या ना? कौन ज्यादा होगा? और इसका रीजन आएगा VSCPR से। कहाँ से? वो बताता है कि मल्टीपल बॉन्ड में रिपल्शन हो जाता है धांसू, और रिपल्शन इतना धांसू हो जाता है कि भैया ये खुलते 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 लॉन पेयर की डायरेक्शन में हो जाता है। आई बात समझ में? गेम आ गई समझ में? रिपल्शन, सल्फर और ऑक्सीजन का साइज भी मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर है, प्लस यहाँ पर भी तो इसके पास लॉन पेयर होते हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? रिपल्शन होता 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 ऐसा हो जाता है, ज्योमेट्री कुछ समहाउ ऐसी बन जाती है कि ये एक्सेप्शनली डाइपोल मोमेंट को क्या कर रही होती है? बढ़ा रही होती है। शब्द आ गए होंगे समझ में। एक बात आपको पूछनी है और बतानी है। तुमसे कोई बोले कोई कोवलेंट बॉन्ड है और कोई डेटिव बॉन्ड है, दोनों में से डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा? डेटिव। डेटिव इज मोर डायरेक्शनल। डेटिव इज मोर डायरेक्शनल। पूछो कोई डाउट है? देखो क्या है, सल्फर थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, तो सल्फर का अपने आप में साइज क्या है? बड़ा है। तो आना चाहिए था, अगर यहाँ कोई नाइट्रोजन होता या कोई सेकंड पीरियड का होता तब ये ऊपर जाने की औकात नहीं थी, लेकिन क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन जबरदस्त है और सल्फर के अराउंड एरिया भी काफ़ी है, तो ये क्या कर देता? घूम जाता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो यहाँ 2-3 फैक्टर काम करते हैं और इनऑर्गेनिक है सबसे बड़ा फैक्टर। हाँ है। कितना एंगल? एंगल का कोई आइडिया नहीं है यार, हो सकता है एंगल कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन कम ही होता होगा। हॉरिजॉन्टल से थोड़ा ऊपर रहना चाहिए। अरे बात समझ में आ गई? ऐसे याद करो। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास H2S, NH3, H2O और HF। जल्दी बता दो सर, ये तो अलग अलग के ले लिया आपने। देखो कुछ नहीं, बताना क्या है। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? खत्म हो गया, डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं। किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? भाई एक बात बताओ मुझे, एक बात बता दो, सारी चीज़ छोड़ो। H2S, अमोनिया, पानी, HF को देखते हो, बस मुझे एक बात बता दो, यहाँ कहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम मिलेगा? तो जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम वहाँ चार्ज सेपरेशन मैक्सिमम, और जहाँ चार्ज मैक्सिमम वहाँ पर ही डेटा भी मैक्सिमम मिलेगा। बोलो हाँ या ना? बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल, संतुष्टि भरा सवाल है, इसको ऐसे ही करना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ है हमारे पास ईथर, यहाँ है मेरे पास दारू, और यहाँ है मेरे पास कौन बेटा जी? पानी। तो बताओ तुम किसको चूज करोगे? मतलब किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? पानी का। किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? कैसे चेक करते हैं? सुनो, देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, चार्ज सेपरेशन कैलकुलेट करो। भाई साहब 3.5 होते हैं, भाई साहब 2.5 होते हैं, डिफरेंस कितना आया? ये होते हैं 3.5, ये होते हैं 2.1, डिफरेंस कितना आया? ये आ जाओ, ये होते हैं 3.5 और ये होते हैं 3.5। होगा हाँ या ना? उल्टा कर दे, 2.5। ये भी डिफरेंस कितना आया? लेकिन आप अपोजिट वाले पे आओगे तो ये बेटा 1.4, ये आ जाएगा कितना तुम्हारा? 1। अगेन ये गेम समझ में आ रहा होगा। सेपरेशन या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अब भी पानी के अंदर क्या मिलेगा? ज़्यादा ही मिलेगा। अरे हाँ या ना में जवाब दे दो, क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूल को पढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूल का डिफरेंस देख लेंगे फिर, ठीक है? पल्ले पड़ गई बात, आगे मूव करें। कहानी क्लियर है? कुछ तो बोल दो। मैंने माना कि तुम्हें क्लियर है, मानने में क्या जाता है। अब नोट करो फटाफट से इसको। कितनी स्लाइड्स रह गई हैं भाई? असली डेटा अब शुरू हो रहा है। कुछ बच्चे होंगे जो यहाँ तक बिखर चुके होंगे और असली काम 1, 2, 3 और 1 4 स्लाइड में छुपा हुआ है, जो तुम्हें आना चाहिए, जो पेपर में आ रहा है आजकल। बस अपने आप को 15 से 20 मिनट और मोटिवेटेड रखो। मैं आप लोगों को वो कंटेंट सिखा दूंगा जिसके बाद आप मात नहीं खाओगे। कहीं से पढ़ोगे
यही याद आएगा, पढ़ लो चाहे कहीं से, है ना। भाई गजब की लाइन बोले उन्होंने यार, है ना, दिमाग में छपती है ना, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। बहुत बढ़िया। फिर सारे बच्चे वहां पहुंच जाते हैं और फिर सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो फिर लाइन को उल्टा करके पढ़ते हैं वो। जल्दी नोट करो। मार्केटिंग है, अच्छा। इसका कोई फायदा नहीं है। डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ऐसा कहते हैं। सुनो भाई, डाइपोल मोमेंट के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। और यही यही रीजन है कि आपको याद होगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबने बताया होगा कुछ। हाँ, तो वो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा है ना, वैसे ये मेल्टिंग पॉइंट के डेटा से। चले भाई आगे। नेक्स्ट हमारे पास एक कंपाउंड आ रहा, देखना कर दोगे क्या। अच्छा, इस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं पता है तुमने? आमने सामने। अच्छा, खत्म हो तुम लोग। ट्रांस और साथ साथ सिस। देखो कैसे पता लगाओगे, सुनो, बहुत ही सिंपल है। जो सेम सेम है उनको आपस में मिलाओ, और बीच में कोई आ जाए तो वो ट्रांस है, कोई ना आए तो वो सिस है। मिलाओ मिलाओ। आई बात समझ में? गेम आ गया समझ में? अगर बीच में वो इंटरसेक्ट हो रहा है किसी से तो वो क्या मिलेगा तुम्हें? ट्रांस। इसी को आगे चल के तुम्हें पढ़ाएंगे ई और जेड। जेड होता है सिस, याद करने का तरीका है सिज जेड, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अभी मत इसमें माथा खर्च करो। कुल मिला के बात यह है, सवाल यह दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। सुन ले, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है सर? यहां ले जाओ भाई को, 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 खत्म है भाई। बोलो हाँ या ना? क्योंकि भाई का नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो रहा है भैया? 0। यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहां ले जाओ, यहाँ ले जाओ, लेकिन तुम ले जाने वाले अलग अलग हो, तुम लाने वाले अलग अलग हो, तो इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं। ऐसा मिथ मत बना लेना, ऐसा मिथ मत बना लेना कि सिस के अंदर हमेशा डाइपोल मोमेंट होगा, कोई जरूरी नहीं है। आप स्ट्रक्चर खेलोगे तो जीतोगे, अदरवाइज हर वो कंडीशन आपको परेशान कर देगी। ये एच है, CH3 है, Cl है, यहाँ भी सिस ट्रांस बन सकता है, 2 सेम चाहिए, तो ये सिस है यार, इसको ट्रांस बोल रहा है यार। मिलाओ तो कोई बीच में आ रहा है क्या? और ये क्या हो जाएगा बेटा जी? ये ट्रांस हो जाएगा। अब चलो डाइपोल मोमेंट देखें, इधर आ। हाइड्रोजन की औकात इस कार्बन से बहुत कम है, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, कहाँ जाए? ये कह रहा बेटा हमारे पास आओ, हम sp2 हैं, तुम क्या हो? sp3। तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा जी? कम। अरे हाँ या ना? इसकी कम इसकी ज़्यादा, तो कौन खींचेगा? यही खींचेगा। ऐसे क्लोरीन और कार्बन में देखोगे तो क्लोरीन खींचेगा, यहाँ से ये खींचेगा। समझ रहे हो? बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? इधर खींच रहा है, ये इधर से कैंसिल कर रहा है। कैंसिल भी क्या कर रहा है? जब ये दोनों अलग अलग है तो कैसे कैंसिल? और इसका मतलब ये नेट तो 0 नहीं होगा, जबकि ये क्या था? नेट। अरे समझ में आया? ट्रांस देख लो, खींचे 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 खींचे, तो ये भी सब अटपटा ही नजर आ रहा है सर। ये भी क्या नहीं होगा? 0। यानी कि ये दोनों ही कैसी स्पीसीज में काउंट होंगी? पोलर। हाँ ये ठीक है, कम ज़्यादा पोलर होगी, लेकिन पोलरिटी तो इन दोनों के अंदर मेंटेन होगी ही होगी। देखो जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की डायरेक्शन बन रही हो, जैसे ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो अल्टीमेटली थोड़ा सा इधर ही आएगा। ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर आए, ये भी ऊपर जाए, लेकिन यहाँ नीचे आने वाला फैक्टर CH3 और ऊपर ले जाने वाला फैक्टर क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का क्या रहेगा? ज़्यादा। इस केस में आ जाओगे तो यहाँ क्लोरीन नीचे ले जा रहा है, लेकिन CH3 उसको क्या कर रहा है बेटा जी? और सपोर्ट कर रहा है। यहाँ क्लोरीन का सपोर्ट कौन कर रहा था? हाइड्रोजन। यहाँ क्लोरीन का सपोर्ट कौन कर रहा है बेटा जी? CH3। तो इसका ज़्यादा होगा नहीं? यहाँ डोनर ग्रुप अच्छा है। आ जाओ भैया नेक्स्ट। एक है CHF3 और एक है CD3F। इसको तो बता देना मुझे, नहीं बताओगे? यहाँ C, ये F लिख दो, ये H लिख दो, H लिख दो, H लिख दो। शायद मुझे उम्मीद है आप बता दोगे इसको। बताओ किसका ज़्यादा होगा?
मुद्दे की बात है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किसकी ज्यादा। बेटा अगर भाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कम ही होती है डी की, ये बात पता है नहीं पता, एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डी से क्या होती है ज्यादा, ये बहुत पढ़ा दिया यार। तो कौन खींचने देगा, डी। डी कहेगा ले जा बेटा, और जब ये लेके जाएगा इससे इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब यहाँ जो डाइपोल की मूवमेंट है वो ज़्यादा होगी, तो अर्थात इसका डाइपोल मूवमेंट भी क्या रहेगा, ज़्यादा। भैया पल्ले पड़ गया है या कष्ट में हूँ, समझ में आ गया है पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो अगला डेटा में सिखाने, हाँ नहीं सी डी की नहीं, डी की कम है ना, डी की कम है और जाना कार्बन की तरफ है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो होल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉन को, अब कम है तो जाने दे रहा है, कम है तो क्या कर रहा है, जाने दे रहा है। बोलो शब्द समझ में आए जयती, क्या ये डेटा क्लियर है। आफिया, अक्षज, जयती, निखिल, सौम्य, और सौम्य कह रहा हूँ ये अपना बच्चा ना सौमिल मखीजा, बता बेटा क्या ये डेटा क्लियर है। अब ये दो तीन डेटा है ना बेटा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड डेटा चाहिए। ध्यान से देखो क्या है वो डेटा। पहली बात, जीवन में एक कंपाउंड जिसका नाम है बेंजीन, नाम सुना है, इस पर कोई भी एक ग्रुप लगा दोगे तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन ऑर्थो होती है, ये दोनों क्या होती हैं बेटा जी, मेटा, और सामने वाली होती है पैरा, सही है। अब इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछते हैं कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा किसका डाइपोल मोमेंट कम, तो कृपया करके ध्यानपूर्वक देखना, बोर्ड की तरफ सुनो। मैंने बोला है कि कभी भी ऐसा आ जाए तो आपको अपनी बुद्धि यूज करनी है। अब बुद्धि कैसे यूज करते हैं बेटा जी, आपको ना ग्रुप का नेचर पता होना चाहिए। देखो ग्रुप आपके जीवन में दो प्रकार के हैं, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, और एक है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ऑल्सो नोन इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। देखो दो प्रकार के बच्चे हैं, एक जो अब सो रहे हैं और एक जो अभी जागे हैं, और जो अभी जागे वाले भी होंगे ना वो भी खेल सीख जाएंगे, जो जाग रहे होंगे वो अच्छी बात है, लेकिन जो अभी भी जाग रहे होंगे वो भी गेम को सीख जाएंगे और बड़ा कुछ सीख के सीधा टिक मार के आपके 4 नंबर जो है तय कर लोगे। ध्यान से देख लो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब देने वाला। सी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन आते हैं, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जिनमें डबल बॉन्ड आ जाए, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वो ग्रुप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। या फिर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नहीं आया समझ में। और डोनर भाई साहब कौन से होंगे भैया, जिन पे लॉन पेयर प्रेजेंट होंगे, या फिर सिंपल बॉन्ड होंगे, या फिर सिंपल होगा बेटा, ठीक है, या फिर सिंपल होगा। खतरे की आशंका हो तो हमें बताना। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कुछ गिर पिट जाए भैया, है ना। थोड़ी सी भी खतरे की आशंका हो तो हमें बता देना भाई, हमें अपने जान बहुत प्यारी भाई। इधर आओ, इधर इधर आओ भाई बच्चों। अब इस केस में देखना जरा क्या होता है जीवन में। अब इस केस में मेरे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अच्छा, इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के ग्रुप होते हैं, जैसे NO2, नाम तो सुना ही होगा NO2, हाँ या ना। SaCHO डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, SaC ट्रिपल बॉन्ड N, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब एक रूल बता रहा हूँ, सुन ले बेटा, एक रूल बता रहा हूँ जिसको आप लोगों को सुनना है, समझना है, सीखना है। ये रूल क्या है, ये रूल क्या है, जरा ध्यान से देखो बेटा, ये रूल क्या है। ये रूल कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी रिंग पर, सुन ले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं 2, एक यहां एक यहां, अगले क्वेश्चन में एक यहां एक यहां, अगले क्वेश्चन में एक यहां एक यहां, तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो जो सबसे ज्यादा होगा वो ऑर्थो होगा, देन पैरा, देन मेटा होगा, देन पैरा होगा। किसमें किसमें, डाइपोल मूवमेंट में। नहीं आया समझ में। अगर सेम टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं तो ऑर्थो के अंदर बॉन्ड एंगल ज्यादा, ऑर्थो के अंदर क्या ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मेटा, एज कंपेयर टू पैरा। लेकिन अगर पिक्चर बदल दूं कि भाई ये अगर मैं कर दूं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक कर देता हूं इलेक्ट्रॉन डोनर, उस केस में जो ऑर्डर हो जाएगा वो जस्ट उल्टा,
पैरा मेटा ऑर्थो, क्या हो जाएगा, पैरा मेटा ऑर्थो। अब एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे कॉपी के अंदर और फिर ये डेटा आप लोग फिर से शुरू करेंगे। सुनना ज़रा ध्यान से बेटा। अब बताओ क्या ये दोनों विड्रॉइंग है, और पोजीशन ऑर्थो, पोजीशन मेटा, पोजीशन पैरा, खत्म। हाँ या ना? क्या ये डोनर है और क्या ये विड्रॉइंग है, खत्म। हाँ या ना में जवाब दे दो, कुछ तो बोल दो। ये बेसिक और फंडामेंटल बातें समझ में आ गई। ऐसा लोग कहते हैं इसको पढ़ाते हुए कि भैया इस केस में जब बॉन्ड एंगल कम होता है तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, एंगल कम तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा। अरे याद है, एंगल कम एंगल ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम डाइपोल मोमेंट भी कम, ऐसे पढ़ाया था। तो ये डेटा आप लोगों को 100% क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ तक कोई दुख दर्द ना हो किसी बालक को, है ना? इसको नोट कर लो। यार मैं पढ़ा दूँ थोड़ा सा आगे, पढ़ा दूँ अब खींच के, चलो। देख मेल्टिंग पॉइंट के ना दो चीज़ें हैं, क्या? एक तो है सिमेट्री और दूसरा है डाइपोल मोमेंट। केवल एक बात पे डिपेंड नहीं करेगी। कुछ क्वेश्चनों के अंदर तो हम लोग डाइपोल मोमेंट से भी आंसर दे देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का, और कुछ में केवल और केवल क्या देखते हैं, सिमेट्री देखते हैं। उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है सर। जैसे OH होता है, डबल बॉन्ड O हो तो विल कंसिडर डबल बॉन्ड विड्रॉइंग और लॉन पेयर डोनेटिंग प्रेजेंट। बेटा डबल बॉन्ड O को हम लोग विड्रॉइंग कंसिडर कर लेंगे, सुनो। डबल बॉन्ड O को हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, विड्रॉइंग। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट। सुनो रे, सवाल है कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। तुम्हारी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, तुम कंफ्यूज मत हो जाना। जब भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो वो एक लीनियर ज्योमेट्री होती है। आपको दिखाया जा रहा है C ट्रिपल बॉन्ड N, लेकिन इस फोटो की सच्चाई कुछ ऐसी है प्यारे बच्चों। ये बेंजीन, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये N, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये N, और N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये अपने आप में ही नॉन पोलर होता है, यानी कि सब डायरेक्शन से एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। ये तुमने कैंसिल करा दिया है तो भैया ये तो अपना नॉन पोलर बन गया, कोई संदेह ही नहीं है, पहली बात। दूसरा, इसमें आ जाओ सर, यहाँ है लॉन पेयर। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, बेंजीन के ऊपर ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जुड़ा हो जिसके ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट हो, आइदर 1 और 2 और एनी वन, उस केस के अंदर कभी भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो जब नहीं होगा तो स्पीशीज कैसी हो जाएगी, पोलर। सर समझा दो, ये H ऐसे कर दे, ये H ऐसे कर दे, यहाँ से ये खींच दे यहाँ से, तो बेटा 0 हो जाएगा क्या? 0 कब होता है? जब आमने सामने हो। सर आमने सामने क्यों नहीं है? क्यों हो लीनियर? लीनियर के लिए तो आपको इस टाइप की स्पीशीज चाहिए होगी ना। नहीं ये बात समझ में, पल्ले पड़ा। तो ये डेटा मैं कह रहा हूं, बेंजीन रिंग के पास अगर ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो जिसके पास लॉन पेयर हो तो वो कभी भी क्या नहीं बनाता, वो नॉन पोलरिटी नहीं दिखाता, वो हमेशा क्या दिखाएगा बेटा, पोलरिटी दिखाएगा। क्लियर हुआ आर्यन? बता। यहाँ जाइए, ये महान सवाल, महानतम सवाल आ चुका है, कोई बच्चा होगा वही बताएगा। CH3 थ्राइस N डेटिव बॉन्ड O और CH3 थ्राइस P डबल बॉन्ड O। चलो बताओ किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा? सर बात समझ में आ गई, हाँ या ना में जवाब दे दो। और इसका मेन रीजन क्या है सर? डेटिव, और ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ये कैसा बॉन्ड है भैया? कोवलेंट। और जो आपने लिखा के यहाँ दिया ये कैसा बॉन्ड है? डेटिव। नहीं आया समझ में? और डेटिव बॉन्ड मोर डायरेक्शनल होता है, मोर डाइपोल मोमेंट उसकी होती है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। बोलो शब्द क्लियर, भावनाएं क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला सवाल देख, दिल खुश हो जाएगा। CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N। एक काम कर दो, उसमें 4 है ना, या इसमें भी 4 ही लिख दे, है ना, मन उदास ना हो जाए तुम्हारा, इसलिए बस
ये भी 4 कार्बन है और लास्ट में CN है, और वो भी आप लोगों का, अच्छा ये दोनों क्या 4 ही तो है, उल्टा है क्या? ओह सॉरी 3, ठीक है भाई। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। मेरे प्यारे बच्चों एक कहानी बतानी है तुम्हें। क्या? देखो सच्चाई ये है कि यहाँ पाया जा रहा रेजोनेंस, रेजोनेंस फिर से रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है सिग्मा ये पाई है, ये सिग्मा ये सिग्मा ये पाई है। ऐसा कहते ही दुनियादारी कि पाई सिग्मा पाई इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, क्या है ये? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो सर क्या फायदा इससे? इससे फायदा ये है कि भैया ये बॉन्ड जाएगा इधर और ये बॉन्ड जाएगा इधर। सर इससे क्या होगा? इससे हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा होगा CH2, और यहाँ पर इसने दिया है तो ऑब्वियस, अच्छा उल्टा हो गया, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन खींचेगा ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। ये इधर जाएगा और ये जाएगा इधर, तो यहाँ से जो डेटा पैदा होगा वो क्या होगा? CH2 प्लस, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये C, और ये आ जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। अब मुझे बस इतनी सी बात बता दो कि क्या यहाँ चार्ज सेपरेशन मैक्सिमम है? आप कहोगे यस सर। चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या हुआ? चार्ज का मोबिलाइजेशन। दूसरे अर्थों में एक प्लस और एक माइनस की जितनी मैक्सिमम दूरी रहेगी उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट रहेगा। गेम समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना में जवाब दे दो। सर ये तो सर दारू है सर, प्रॉपर दारू, और ये सर एसिड। बताओ क्या पसंद, मतलब किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? सर गेम समझो, ये H प्लस जाएगा, यहाँ नेगेटिव बनेगा, और इस नेगेटिव का यहाँ पे सेपरेशन आएगा, और जब जब जीवन में सेपरेशन होगा तब तब डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। नहीं आई बात समझ में? चार्ज सेपरेशन और रेजोनेंस देख लो तो उसका ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अतिशय सुंदर सवाल है। सी इज मेकिंग 3 बॉन्ड, कहाँ? यहाँ पे इस केस में, इसमें एक, कहाँ बेटा? ये वाला। अरे पॉजिटिव चार्ज भी तो है बच्चा, पॉजिटिव चार्ज भी तो है, तो चार्ज शुड बी नेगेटिव। ना 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 बेटा, ना 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 ऐसा नहीं है। CH2 पॉजिटिव में, ये आप कार्बिन जब आगे पढ़ोगे तो एक गेम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? कैसे sp3 कैसे sp2 बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? इस सवाल में कोई दुख दर्द तो नहीं है भैया किसी बालक को? पक्का आगे मूव करा रहा हूँ आप लोगों को समझ पाओ तो। इस ऑर्डर को एज इट इज अपने जीवन में रट के चलना है आपको। CH3Cl, बाकी स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको रट के चलो जो सर बता रहे हैं। जब जब होगा Cl ज़्यादा तब तब होगा बॉन्ड एंगल कम। जिसका जिस पे जितने ज़्यादा Cl उतना बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। कार्बन सेंट्रल एटम होना चाहिए, कार्बन सेंट्रल एटम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा? Cl। जितने ज़्यादा Cl उतना क्या हो जाएगा बेटा जी? बॉन्ड क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट कम। अब देखो कितनी सुंदर बात है, देख सवाल, देख सवाल पहचान। कह रहे हैं कि अगर डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन जानता है सर? क्लोरोबेंजीन होती है ये, ऐसे बना दो गोला, और ये Cl, या तो 3 बॉन्ड दिखाओ या डायरेक्ट लिख दो। इसका डाइपोल मोमेंट x है, तो इसका बता, इसका बता और इसका बता। सर ये कैसे निकलेगा भाई? एक बात बता ना मुझे, एक बात बता, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, खत्म हो चुका है। ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, खत्म हो चुका है। तो क्या बचा सर? बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर एक Cl जो कि आइडियली क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। दैट्स व्हाई द डाइपोल मोमेंट इज x ओनली। से यस और नो? बोल दो। एक बात और सुनो, ये ऊपर खींच रहा है, इसके सामने तो कोई है ही नहीं, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो नेट कहां जाएगा? तो ये भाई साहब कैंसिल मार देंगे। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आया? ये कैंसिल करना है तो ऐसे बना, और इसको इधर इधर ऐसे घुमा। अभी फिलहाल समझ में आया नहीं यार? भाई ये ऊपर, ये नीचे, ये नीचे, तो इसका नेट तो नीचे और इसका नेट ऊपर, तो कैंसिल ना। अरे बोल दो कॉस थीटा लगेगा या तो लगा लो उसको। बचा कौन? एक Cl, तो आइडियली इसका भी कितना हो जाएगा? x। यहां आ जाओ जरा, यहां आ जाओ जरा। अब एक बात बताओ, इसका और इसका
नेट कहाँ जा रहा होगा, जा रहा होगा, अरे हाँ है ना, जो कि अपने आप में एक क्लोरोबेंजीन बना रहा हो, और एक क्लोरोबेंजीन आपके पास पहले से ही है नेट, तो आइडियली अब कितना हो जाएगा 2x। अब मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली 2x कैसे हुआ, लेकिन आपको 4 ऑप्शन में ऐसा ही दिखेगा, ठीक है ना, 4 ऑप्शन में आप लोगों को ऐसा ही डेटा दिखेगा। बोलो ये गेम समझ में आई या नहीं आई? हाँ 2 से थोड़ा कम होगा, लेकिन आप उसको 2 ही मानकर चलेंगे बेटा, ऑप्शन में आपको ऐसा ही दिखेगा, है ना। कुछ तो बोलो, अरे गेम समझ में आया बेटा बता दो। अगला सवाल देखना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइपोल मोमेंट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से किसका डाइपोल मोमेंट बढ़ रहा है, टेल मी, किसका डाइपोल मोमेंट रेजोनेंस होने की वजह से बढ़ रहा है? सी, और कोई बालक सोचे। चलिए मुझे एक बात बताओ जयती, मेरी एक बात सुन बेटा, स्वामिल ध्यान से सुन, मैं इस सीओ का स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको इस सीओ का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा? आफिया सुन ले बेटे, तुम्हारा नाम है कार्बन, तुम्हारा नाम है बेटे ऑक्सीजन, तुम भाई 3 बॉन्ड बना चुके हो, एक काम करो डेटिव हो जाओ, सही है। अगर मैं नॉर्मली देखूं तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ मूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन जब बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? प्लस और माइनस। भाई ये बॉन्ड मूवमेंट अपोजिट होती है कि नहीं होती? तो नेट जो रीजन है वो क्या हो रहा होगा? घट ही रहा होगा। तो डाइपोल मूवमेंट बढ़ने की बात हुई थी, ये तो घट रहा है रेजोनेंस की वजह से, हाँ है ना, तो ये तो अपने आंसर है नहीं। नेक्स्ट ये आ जाओ बेटा, क्लोरीन क्या काम करता है? क्लोरीन के ऊपर ना लॉन पेयर होते हैं, और लॉन पेयर होने की वजह से वो अपने लॉन पेयर को आगे डोनेट कर देता है। तो सर बढ़िया बात है ना, देखो ना सर रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन क्लोरीन का एक इफेक्ट और होता है माइनस, तो एक तरफ से देता है और एक तरफ से लेता है, तो यहाँ भी नेट क्या हो रहा होगा? घट ही रहा होगा। यहाँ आ जाओ, ये है NH2 ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और ये खींच रहा होगा, बहुत बढ़िया सुंदर रमणीक, यही है वो आंसर। जो ये दे रहा है तो ये ले रहा है, तो नेट इस रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। सर यहाँ क्यों नहीं हुआ? देख फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच भी रहा होगा और लॉन पेयर होने की वजह से दे भी रहा होगा, तो इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ए भी नहीं है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ओनली। मैं जानता हूँ कुछ बच्चों को कष्ट हो रहा होगा अभी, यार ये क्या है यार, घबराई मत, ये भरोसा रखिए बस, मैं आपको बता रहा हूँ, तुम समझ भी नहीं रहे ना तो लिख लेना, क्योंकि जब ये ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा तो आपको रिकॉल होगा तुरंत कि हाँ ये सर ने बातें डिस्कस कर ली हमारे साथ। ये क्या, ये ऑर्गेनिक ही तो है, देखो इनऑर्गेनिक है, ये तो ऑर्गेनिक है कि रेजोनेंस ऐसे घुमा दो, लेकिन उसका यूज है जो कि आप इनऑर्गेनिक में देख रहे हैं। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बालक को? किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछो, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा जी, नहीं तो हम लोग जो है आगे की तरफ मूव कर रहे हैं प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे भाई सभी बच्चे। आ जाइए आ जाइए, अगला सवाल, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर? यस देयर इज अ फॉर्मूला, percentage of ionic character with respect to dipole moment can be calculated by using this formula, that dipole moment observed divided by dipole moment calculated multiply by 100। बेटा ये वैल्यू मशीन कैलकुलेट करती है, तू या मैं कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वैल्यू क्या हुई? गिवन, और ये वैल्यू कैलकुलेट हम लोग करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू डी मैग्नीट्यूड वाइज। बोलो हाँ या ना? अब ये पूरा डेटा कैलकुलेट करोगे तो हालत खराब हो जाएगी, पहले ESU में चेंज करो, फिर डिवाइड में चेंज करो, फिर मल्टीप्लाई कर लो, फिर पता नहीं क्या क्या कर लो। इसीलिए आप लोगों को एक सीधा सीधा डेटा सिखा दिया है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू 20 डिवाइड यानी कि U यानी कि म्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड लेंथ यानी कि साइज इन आर्मस्ट्रॉन। बोलो गेम समझ में आ गया? पेपर के अंदर आपको HF, HCl, HBr, HI ही देगा,
और उसमें आपको बॉन्ड लेंथ देगा आर्मस्ट्रॉन्ग में या फिर नैनोमीटर में कन्वर्ट करके आर्मस्ट्रॉन्ग कर लेंगे, और वहाँ पर वो वैल्यू आपको देगा ही देगा डाइपोल मोमेंट की। और डाइपोल मोमेंट की अगर ऑब्जर्व वैल्यू दे दी, काम खत्म हो चुका है बेटा, ऑब्वियसली ऑब्जर्व है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे सवाल है HCl, तो बता जरा कैसे कैलकुलेट करूंगा परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। सर परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू 20 इंटू 1.03D डिवाइडेड बाय 1.27। खत्म। बोलो गेम समझ में आ गया भाई, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकालने का। अब ये सवाल मैं आपको दे रहा हूं ये बताते हुए कि भैया पोलर और प्लेनर में क्या अंतर है। पोलर क्या होता है तुम सीख गए, प्लेनर क्या चीज है। प्लेनर का मतलब होता है, बारिश आ रही है, जैसे BF3 है, BF3 क्या होता है सर, बीच में बोरॉन, ये F और ये एक F और ये एक F, आप ऐसे काट दो, आधा आधा कट जाए, तो क्या बोलेंगे इसको, प्लेनर है जी। क्या है ये, प्लेनर। यानी कि एक प्लेन डालने पर, एक मिरर डालने पर एक दूसरे के क्या हो जाए बेटा, मिरर इमेज हो जाए। क्या हो जाए, मिरर इमेज हो जाए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेनर। जैसे बेंजीन एक प्लेनर स्पीसीज है, बेंजीन क्या है, प्लेनर। अब जरा ध्यान से सीखेंगे सही बच्चे। सर ये बोराजिन लिख रखा है आपने, ये क्या बवाल है बेटा, ये वही तो है। आप बेंजीन बनाओ चुपचाप से, बना लेते हो। सर यहाँ ऐसे डंडा डंडा खींच लो। बेंजीन बनाने के बाद एक कार्बन को नाइट्रोजन में बदल दो, फिर दूसरे नाइट्रोजन को एडजेसेंट, और फिर ये तीसरा, खत्म, बन गया बोराजिन। क्या बन गया, बोराजिन। बोलो गेम समझ में आ रहा नहीं आ रहा। एक एक हाइड्रोजन हटता है बेंजीन के रिस्पेक्ट में और नाइट्रोजन जुड़ जाता है। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई। पक्की बात। यहाँ 3 कार्बन 3 नाइट्रोजन और कितने हाइड्रोजन होते हैं बेटा, 3 हाइड्रोजन, C3N3 H3 333। बोलो गेम समझ में आया। अब जरा आंसर हमें बताएं, आंसर हमें बता दें भाई। विच इज और आर पोलर एज वेल एज प्लेनर। कह रहे हैं पोलर भी हो और प्लेनर भी हो, पोलर भी स्पीसीज हो और प्लेनर भी हो। सोचो समझो और बता दो। पोलर भी हो और प्लेनर भी हो, सोचो बेटा। बोराजिन तो नॉन प्लेनर होगी, सीधी सी बात पता लग रही है। हेट्रो एटम नजर आ गया, तो हेट्रो एटम नजर आ गया तो सर ऑब्वियस है, आप कैसे भी प्लेन डालो, मान लो ऐसे प्लेन डाल दो तो यहाँ यहाँ आप लोगों को नाइट्रोजन दिखाई देंगे, यहाँ डाल दोगे तो कार्बन कार्बन मैच नहीं होंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। इधर आओ बच्चों, ये तो हो नहीं सर। हाँ सर, क्यों सर, मान लो ये पोलर भी हो गया, सुन ले, लेकिन ये क्या नहीं बन पाएगा। अब बात करूं मैं किसकी, अब देख लेना इसको अकॉर्डिंगली। मेरे हिसाब से यहाँ जब आप बॉन्ड बनाओगे तो मेरे हिसाब से जो है पोलरिटी भी शो नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बेटा, कैंसिल आउट कर रहे होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन से। सी मुझे एक बड़ी बढ़िया आंसर इसमें दिखाई दे रहा है। देखो ये तो XCF6 है, आपको याद है ना, डिस्टॉर्टेड ऑक्ट्राइडल, हाँ है ना, इसमें तो लॉन पेयर आ जाएगा सर। और डिस्टॉर्टेड में आप किसी भी तरीके से काट लोगे तो वो स्पीसीज क्या मिलेगी आप लोगों को, वो स्पीसीज आपको पोलर तो मिलेगी लेकिन वो स्पीसीज प्लेनर नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी, एक बॉन्ड हमेशा आउट ऑफ द प्लेन चलेगा इसका। अरे हाँ या ना में जवाब दे दो। यहाँ आ जाओ, इसका नाम है पानी। सर पानी तो निश्चित है सर, पानी तो सर लॉन पेयर है, लॉन पेयर हटाओ, यहाँ H थोड़ा फील कर लो बेटा। ये ऑक्सीजन होता है बीच में, ये एक H है और ये एक H है और ये 2 लॉन पेयर है। आपने क्या करना, इस एंगल से प्लेन लाना और काट देना है, तो हाइड्रोजन कटेगा, O कटेगा और ये भी हाइड्रोजन कट जाएगा एक ही साथ, तो बोलते हैं सर प्लेनर स्पीसीज है। क्या है, प्लेनर। समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट ये BrF3 भी समझ लो बेटा। BrF3 कैसे बनता है, लगाना दिमाग जरा। BrF3 कैसे बनेगा सर, ये Br है, ये F है, ये F है और ये F है और ये 2 लॉन पेयर है। हाँ या ना में जवाब दे दो। अब ये बनता है नहीं बनता ये समझ लो। जो Br है, सुन ले, Br है और ये एक F है, ये एक Br है, ये एक Br है और ये क्या है, एक F है ना, और ये एक F ऐसे, एक F ऐसे और एक ऐसे, यही तो है। ये Br बीच में, एक ऐसे लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया और एक ऐसे लगा दिया। आप ऐसे प्लेन डाल दो ना,
वो भी कटा, ये भी कटा और ये भी कटा। नहीं आया समझ में? अरे पल्ले पड़ा, BR F F F ऐसे काटो ना, तो ये भी कटा, वो भी कटा और ये भी कटा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये सारा कट जाएगा। इसका मतलब ये स्पीसीज कैसी हो जाएगी बेटा, ये स्पीसीज आपके पास क्या मिल जाएगी आप लोगों को, प्लेनर मिल जाएगी। बोलो गेम समझ में आ गया? तो इस सवाल का सही आंसर कौन होगा, पानी, और क्या होगा बेटा, BRF3। अच्छे से कवर कर लेना इसको, ठीक है। कक्षा में आज इतना ही, बढ़िया तरीके से इसको कवर करो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों।